नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। जिस तरह से बांग्लादेश में हालात हो रहे हैं और इसके पहले श्रीलंका में हुआ था, और यहाँ के पत्रकार जैसे रवीश कुमार जी जैसे हैं, अभिषेक शर्मा जैसे लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति भारत में रही तो भारत भी दूर नहीं है जब भारत में भी ऐसी स्थिति होगी। हमारे साथ में आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, CIB इंडिया न्यूज़ के वसीम सर। इनसे बातें करेंगे कि एज ए पत्रकार ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि पत्रकारों की जो रिपोर्टिंग होती है ऐसे मामलों में भी रुकी नहीं रहती है और कहीं न कहीं ऐसे मामलों में पत्रकार भी बहुत ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं, उनके साथ में दुर्घटनाएं होती हैं। तो एज ए पत्रकार आप क्या कहते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है, जिस तरह से पहले श्रीलंका में हुआ था, क्या भारत में भी संभव है? अर्चना, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है और मेरा भी ये सवाल है कि आपको क्यों लगता है कि भारत में भी ऐसा होगा? क्योंकि रवीश कुमार और अभिषेक शर्मा जैसे ही लोग बोल रहे हैं, हमें तो नहीं लगा। तो रवीश कुमार पूरे देश नहीं है ना, अभिषेक शर्मा पूरे देश नहीं है ना। भारत जो है, आप देख लीजिए, पुरातन समय से जो बहुत पहले से भारत का जो स्ट्रक्चर रहा है, जो हमारी आंतरिक संरचना है हमारे देश की, वो इतनी शिथिल या इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी देश के जैसा यहाँ भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ठीक है, हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि अगर जैसे अभी अमेरिका में वैश्विक मंदी का धीरे धीरे असर दिखना शुरू हुआ, अमेरिका में स्थिति बहुत जटिल है, अगर उसके आलोक में, उसके प्रभाव में आकर अगर पूरे वैश्विक स्तर पर कुछ होता है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, ये मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये कह दीजिए कि श्रीलंका में हो गया था, बांग्लादेश पलट की बात कर रहे हैं, तख्ता पलट किसी राजनेता से परेशान होकर के लोग उसको हटाने का। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि भारत में तख्ता पलट होगा? क्या आप सांस नहीं ले रही हैं? क्या आप जी नहीं रही हैं? क्या अभिषेक शर्मा जैसे लोगों को क्यों लग रहा है? आपको आप ये बताइए कि आपके देश में ऐसा कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई, जैसे आप लोग इतना अनुमान लगा रहे हैं तख्ता पलट? भारत में क्यों तख्ता पलट होगा भाई? भारत में क्यों तख्ता पलट होगा? लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, युवाओं में आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी, आम जनता त्रस्त है। इस देश में कितना आक्रोश बढ़ा है युवाओं में, इस देश में कितना महंगाई, कितना बेरोजगारी बढ़ा है, यह भी 2024 के आम चुनाव ने साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार देश में बन चुकी है ना, कुछ महीने भी बीत चुके हैं। अगर ये सारी चीजें होती तो अब तक वो चुनाव से इतनी बुरी तरह उनकी चुनाव में हार होती कि वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाते। ठीक है, और ध्यान देने वाली ये बात होगी कि अभी आप लोग ये चिल्लाना शुरू कर दोगे, ढोल पीटना शुरू कर दोगे कि अरे ये तो बैसाखी वाली सरकार है। ठीक है, अरे भैया, एनडीए तो पहले भी था ना। अनुप्रिया पटेल मंत्री थी कि नहीं मंत्री थी? रामदास अठावले मंत्री थे कि नहीं थे? तो ये सारे पहले भी तो थे, नया कुछ तो नहीं हुआ। 2014 से लेकर अब तक बने हुए हैं ना लोग। एनडीए का जो गठबंधन है वो है कि नहीं है? सीटें कुछ कम या ज्यादा हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश एकदम कंगाली बदहाली इस तरह की स्थिति में पहुंच गया है कि जहां अब कुछ भी मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अरे श्रीलंका में हो गया तो हमारे पास, अरे यार, भारतीय हो, भारतीय के जैसा सोच बना करके रखो। हमारे देश में क्यों होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सवाल तो ये भी उठता है ना कि एक वरिष्ठ पत्रकार जिसको करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, वो इस तरह की बातें कर रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत भी दूर नहीं जब भारत में भी ऐसा होगा। इसके पीछे क्या कारण होगा? क्या चल रहा है कि भारत में तख्ता पलट हो जाएगा? आपको लगता है भारत में तख्ता पलट हो जाएगा? आप भी तो एक पत्रकार हैं। तो अगर मैंने कह दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा तो आप फैन फॉलोइंग जिनकी है, फैन फॉलोइंग रहेगा तो कुछ भी बोल देंगे। फैन फॉलोइंग रहेगा तो कुछ भी बोल देंगे। मेरी फैन फॉलोइंग अगर मान लीजिए इस देश की आधी आबादी है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा। फैन फॉलोइंग से कुछ नहीं होता। ये देश बड़ा मजबूत है और यहाँ तक आप मत सोचिए कि भारत में भी इस तरह की कोई चीज होगी। भारत में क्यों होगी भाई? भारत में क्यों होगी? कोई एक कारण मुझे बता दे। कोई खाली है ना, जैसे जैसे ऊंट नहीं बलबलाते हैं, उसके जैसे बलबलाने क्या वो लोग व्यूज के लिए इस तरह की मुझे नहीं पता। वो सब देखिए, उस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। आप अगर देश के मुद्दों की बात करती हैं तो फिर हम व्यूज उसके आगे, देश के आगे कुछ भी नहीं होता। तो मुद्दा तो ये भी है ना, मुद्दा तो ये भी है कि अगर देश के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं कि अब की बार ये इनकी सरकार, उनकी सरकार, हुआ क्या है ना? हुआ क्या? आपकी बात तो पूरा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन हावी है, इसी सरकार बनने जा रही है। लग रहा था ना। सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से जो जहां जैसा देखा, जिसने वैसा चलाया। ठीक है, जनता ने जिसे चुनना था चुना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भैया बांग्लादेश वाली स्थिति हमारे देश में? मैं तो नहीं मानता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में हो जाएगा। अगर
तो भैया उसके पहले भारत इतना सक्षम है। मुझे लगता है कि अगर वो सारी चीज़ें होने की नौबत आई तो भारत के अंदर इतना मादा, इतनी शक्ति, इतना पावर है कि वो अपनी चीज़ों को बहाल कर ले जाएगा, स्टैंड कर ले जाएगा। आपको याद है मनमोहन सिंह के दौर में वैश्विक मंदी आई थी, भारत भी तो इसी दुनिया में है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए, लेकिन भारत में कुछ हुआ नहीं हुआ। तो भारत बहुत महान देश है, इसकी संस्कृति महान, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। जिस तरह से फिर श्रीलंका में हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? एक तरफ तानाशाही की बात की जा रही है, जो हसीना जी हैं उन पे उनको, और उसी से कंपेयर मोदी जी को हमेशा तानाशाही डिक्टेटर तो पहले ही ध्रुव राठी जी ने कहा हुआ है। तो क्या लगता है कि तानाशाही का एक कारण रहा कि वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, या फिर बाहरी शक्तियाँ उसमें ज़्यादा हावी होगी, इंटरफेयर करें? लेकिन तमाम बातें हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं। कुछ लोग बाहरी हस्तक्षेप की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शेख हसीना ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को, विपक्ष की आवाज़ को शून्य कर दिया था, तमाम चीज़ें थी, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था। वहाँ पे एक ग्रामीण बैंक चलाने वाले यूनुस अली साहब थे, जिन्होंने कम मतलब सभी को कर्ज दे करके मजबूत बनाने की, ताकि वो लोग कुछ अपना काम धाम शुरू करके हर एक व्यक्ति को मजबूत बनाने की कोशिश किया। शेख हसीना ने उनको भी उनके पद से हटवा दिया था, तमाम चीज़ें थी, उनको जेल में भी डलवा दिया था, बहुत सारी बातें थी। ठीक है, तो हो सकता है वो उन चीज़ों को संभाल ना पाई हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले तो वो आई थी ना भारत में, रेड कारपेट हमारी सरकार ने बिछाया था। ठीक है, G20 का वो बैठक हुआ था। हाँ, तो वो आई थी हमारे देश में, उस वक्त भी रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत किया गया था। आज उनके साथ हालात ठीक नहीं है, स्थितियाँ विपरीत हैं, तो भी भारत में उनको शरण मिली है, पहले भी मिल चुकी है ना। अभी शेख हसीना जी थी तब जो है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी अच्छे कहे जा रहे थे। क्या अब जो है कि शेख हसीना जब वहाँ से भाग करके यहाँ पे भारत में शरण ली है, तो क्या इसके बाद भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में वही बात? देखिए, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पे जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है उससे भारत के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप यूँ पहले उनका जो शत्रु रहा, कहीं ना कहीं ये वहाँ से भागना पड़ा शत्रु ही कहेंगे। अगर शत्रु को आप शरण देते हैं तो कहीं ना कहीं मनमुटाव तो होता ही है ना। अरे भैया, आप इतना सारा बात बोल रही हैं अर्चना जी, आपको ये नहीं पता है कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? ठीक है, भारत अगर हम सामरिक रूप से देखें तो बहुत बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, वो अपने आसपास के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उससे कभी बैर नहीं रखता, उससे हमेशा अपनी विदेश नीति के तहत मित्रवत व्यवहार बना के रखता है। थोड़ा थोड़ा उछल कूद सब करते हैं, नेपाल ने नहीं किया, हाँ, बांग्लादेश ने नहीं किया, सब करते हैं। पाकिस्तान नहीं करता है, पाकिस्तान तो हमेशा करता है। क्या शेख हसीना को यहाँ पे शरण देकर भारत ने गलती नहीं? इस तरह से रिएक्ट करके कोई कदम नहीं उठाया है कि जिससे कोई वार होने की संभावना हो, कुछ होने की संभावना हो। भारत को पता है कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे हम मित्रवत व्यवहार बना करके रखेंगे, क्योंकि हमारी तो बड़ी बड़ी महाशक्तियों से हमारी मतलब है ना भिड़ंत है। ठीक है, हम उनके सापेक्ष जाके सोचते हैं। भारत इन छोटे छोटे राष्ट्रों में नहीं उलझता, सबसे मित्रवत व्यवहार बना के रखता है ताकि सारे लोग खुशहाल रहें। और भारत शरण देने का जो मामला है ना, शरण देने का जो मामला है भारत का, भारत ये पहले से इस मामले में विख्यात रहा है। ये कोई आज नई बात नहीं है कि जब भी कोई परेशान है, जब भी कोई मुश्किल में घिरा है तो भारत ने किसी को शरण दिया हो। ये मामला नया नहीं है, ये तो हमारी मतलब एक संस्कृति का एक हिस्सा है कि जो भी हमारे शरणागत हो गया, नहीं, अतिथि देवो भव नहीं। देखिए, एक होता सामान्य परिस्थिति में आप आते हैं, अतिथि बन करके हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन भारत ये बताता है पूरे विश्व को कि अगर आप मुश्किल में भी घिरे हैं और अगर भारत, ग्रेट ब्रिटेन ने मना कर दिया है ना, वही महारानी जो शेख हसीना के लिए एक भोज का मतलब वो करती हैं, पूरा ऑर्गेनाइज करती हैं, वो मना कर दी। अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया, लेकिन जैसे ही शेख हसीना ने भारत की तरफ, कुछ भी नहीं सोचा, भारत की तरफ रुख किया, भारत ने तुरंत अपनी बाहें खोल दी कि चलो आओ, तुम हमारी शरण में आ रही हो, आओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है, और जहां पे वो डिसाइड करेंगे, शेख हसीना जहां पे भी जाना चाहेंगी, भारत उसमें, भारत का खुला स्टैंड है कि हम जो है पूरी तरह से शेख हसीना के साथ हैं, उनको सुरक्षित उस स्थान पे पहुंचाने तक की सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसी महान सोच वाला देश है भारत। ठीक है, वो कुछ लोगों के बलर बलर चिल्लाने से भारत नहीं, मतलब जो वो सोच रहे हैं उस तरह का भारत कतई नहीं बनने वाला। ठीक है, अवतार शर्मा की एक वीडियो हमने देखी आज, उसमें जो है कि राहुल गांधी का 4-5 साल पहले पुराना स्टेटमेंट है। वो सवाल कर रहे हैं कि जो जिस तरह पाकिस्तान और चीन एक हो गया है,
और देशों के लिए मतलब खतरा है, उस तरह भारत के लिए भी खतरा है। इसके लिए क्या रणनीतियां भारत बना रहा है? क्या वो अभी के समय में अभी उन सब बातों पे बात करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। आपको एक बात ध्यान देना होगा, इसी को ध्यान में रख के उन्होंने कहा था कि ये दिन आने वाला है। मैं बता कौन किसने कह दिया? विशाल शर्मा। अरे कहने दीजिए, ठीक है, कहने दीजिए। सवाल तो है कि अभी शाह जी से मैं पूछता हूं कि कौन सी ऐसी चीजें आपने देख ली कि आप भारत के बारे में सारी बातें कह रही हैं, आप कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें आंतरिक रूप से हमारे देश में होती हैं, ठीक है, जैसे नफरत की राजनीति होती है ना, धर्म को लेकर के लोग आपस में लड़ जाते हैं, मार काट मचा देते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है। उसके बाद ऐसा तो नहीं ना कि ये इसका उदाहरण पूरे देश के स्तर पे दिया जाए या देखा जा रहा हो इस तरह के मामले को। इतना होने के बावजूद भी अगर हम लोग मिल करके अपने देश में रहते हैं तो फिर है ना कहीं हमारे दिलों में हमारे देश के प्रति हमारी सोच अच्छी है, यहाँ के लोगों की सोच इंसानियत के प्रति अच्छी है, तभी लोग मिल करके रह पाते हैं। आपने देखा होगा चुनाव में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह जाते हैं एक दूसरे को बोलते हुए, लेकिन आप सोचिए जब बांग्लादेश वाला प्रकरण हुआ तो जो धुर विरोधी हैं जैसे ममता बनर्जी जी हैं, तृणमूल कांग्रेस की, कई बार के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ हैं। क्यों कहा? यही हमारी बात है कि जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आएगी तो पूरा देश का हर एक व्यक्ति कहता है कि हम देश के साथ हैं, देश की सरकार का जो डिसीजन होगा उसके साथ हैं। आज सारे लोग हैं देश की सरकार के डिसीजन के साथ। कोई है जो कह रहा है नहीं नहीं हम भारत सरकार के डिसीजन के खिलाफ रहेंगे? कोई है ऐसा? हाँ, कोई है तो बताइए। रवीश कुमार का एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री कार्य ऑफिस में घर में आपको बता दिया ना कि रवीश कुमार जी पूरा देश नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सवाल मेरा ये है, जो पत्रकार आप क्या कहेंगे उसको कि जब वो सारे उपद्रवी थे उनके घर में जा करके उनके सामान जैसे बकरी खरगोश वगैरह लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या लूट है? फिर उन्होंने कहा लूट नहीं है, ये आज़ादी मिली हुई है, ये स्वतंत्रता मिली हुई है। तो इसको आप कैसे कहेंगे कि जब पत्रकार आप कह रहे हैं क्या स्वतंत्रता मिले तो किसी के पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाए? देखिए, लूट उस वक्त हो रही थी बांग्लादेशियों के साथ जब उनका देश आज़ाद नहीं था। जब उस देश में लोकतंत्र की बहाली हो गई तो वहाँ के जो भी चाहे स्टूडेंट जो हैं जो मूवमेंट चला रहे थे, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी तो उनको भी विरोध दर्ज कराना चाहिए था। अभी चुनाव में पूरी तरह से विपक्ष जो था उसने बायकाट कर दिया था, ठीक है, उनके लोगों को लड़ करके जीत हासिल करके आपने यहाँ भारत में राहुल गांधी की शेख हसीना के जो पार्टी है उसको अबदस कर करके सरकार सत्ता से बाहर फेंक करके नई सरकार का गठन करना चाहिए था। ये जो उपद्रव हो रहा है ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी से भी इसे डैमेज हो ही रही है। हाँ। ये कोई भी उपद्रव ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, किसी भी दशा में नहीं होता। आप जाएं किसी के घर पे तोड़ फोड़ कर दें, किसी की संपत्तियों को लूट लें, ये सब नहीं है ना। ये सब क्यों करना है? ये होता ही है। आज़ादी है, आज़ादी ऐसे मिलती है। रवीश कुमार ने इसका समर्थन किया, वो उनका अपना विषय है, उस पर क्या टिप्पणी किया जा सकता है। सबके विचार अलग अलग हैं, सबके बोली भाषा अलग अलग है, किसी मुद्दे पे कोई सहमत होता है, कोई असहमत होता है। अब रवीश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे आज़ादी मिली है, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं वहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो लूट को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि कोई अत्याचारी था, मुझ पर अत्याचार कर रहा था, मैं उसके दमन से अपने आप को आज़ाद करा लिया हूँ, तो आप भी जब जा करके उसी के जैसा सलूक करेंगे तो फिर आप में उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? आपने वो वीडियो देखा महिलाओं उनके अंतः वस्त्रों का जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, कोई उनके बेड पे सो करके सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है, तो ये कौन सी आज़ादी है भाई? आपने कभी भारत की आज़ादी के समय पे ये सारी चीज़ें देखी थी? फिर इतना बड़े पत्रकार होकर के समर्थन करना आप क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और कहती है हाँ बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि है ना कि जैसे मान लीजिए किसी को अपने विचार रखने की आज़ादी हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है, कुछ भी कह देते हैं तो उनका अपना ही मामला है। हम क्या कर सकते हैं? अब उन्होंने कह दिया तो हम क्या मान लें कि नहीं वहाँ पे आज़ादी मिली है? तो आम पब्लिक जो उनके फॉलोअर्स हैं, समर्थक है, वो तो कह रहे हैं ना कि बहुत बढ़िया, क्या ये सही कह रहे हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, विरोध भी तो नहीं करता है कि अगर कोई गलत करा तो उसका हम समर्थन करें और कुछ गलत कह रहा है तो उसका विरोध करें। मैं आपको सैकड़ों कमेंट दिखा दूंगा उसी वीडियो के लिंक में जहां होते हैं ना जो उनकी बातों का विरोध भी करते हैं, ठीक है, वो भी अपने तरीके से रखते हैं। रवीश जी को अपनी बात लगता है, उनका जो आज तक की पत्रकारिता जहां से उन्होंने शुरू किया था अब तक का जब वो निचोड़ निकालते होंगे तो उनको लगता होगा कि नहीं हो सकता इसकी वजह से यहाँ भी हो जाए, ठीक है।
बहुत सारे अनुमान पहले भी लोग लगा चुके हैं, लेकिन जैसा अनुमान लगाए हैं वैसा कुछ भी अभी तक इस देश में नहीं हुआ, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये सही कहा आपने। जब से ये मतलब न्यूज़ लोगों ने देखी होगी, वीडियोज देखी होगी, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है कि जिस तरह से अपने भारत में स्थितियाँ बदहाल हैं रोजगार और महंगाई को लेकर, खास करके ऐसी स्थिति हो सकता है कि भारत में भी हो जाए। अभी हमने सर से बात करी, उन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया कि भारत इतना तुच्छ फिर और आपको रोक के कह रहा हूँ, भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली। हाँ, कोई स्थिति ऐसी नहीं होने वाली, क्योंकि भारत बहुत ही गंभीर और बहुत ही सुलझा हुआ देश है, जहाँ के लोग भी काफ़ी संस्कारी और क्या कहेंगे नैतिक मूल्य वाले हैं। आपको इस पर क्या करना, आप लोग कमेंट के बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।